नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया और भारत के कर्नाटक में भी इस वेरिएंट के 2 मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 75 मामलों की पुष्टि की गई है और इस नए मामलों के साथ ही इंग्लैंड में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 104 मामले हो गए और इंग्लैंड सरकार ने संक्रमितों की पुष्टि करते हुए कहा कि ये नए मामले ईस्ट मिडलैंड्स, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, लंदन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और वेस्ट मिडलैंड्स के आए हैं। और यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि नए मामलों के मिलने के साथ ही उसके आसपास के स्थानों में टारगेटेड टेस्टिंग किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले शुक्रवार के वेल्स में इसका पहला मामला सामने आया था और वेल्स सरकार ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का यह पहला मामला कार्डिफ ऑफ वैले विश्वविद्यालय स्वास्थ्य बोर्ड क्षेत्र में था और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़ा हुआ है। और इस बीच स्कॉटलैंड में शुक्रवार को 16 और मामले की पहचान की गई, जिसके बाद देश में कुल 29 लोग इस वेरिएंट का शिकार हो गए। वहीं लगातार बढ़ रहे मामलों को देखकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश के सभी लोगों को वायरस के संक्रमण से सावधान रहने और प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है और उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही और उन्होंने लोगों से टीके की बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेंगे और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और पीएम मोदी दोपहर करीब 12:25 पर देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से 12:50 पर परेड ग्राउंड पहुंच जाएंगे और वहीं दोपहर 1 बजे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई परियोजनाएं होंगी, जिससे यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र में परिवर्तन और पर्यटन और बढ़े। और पीएम 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा, ईस्टर्न पेरीफेयर एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक शामिल है, जिसे लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2.5 घंटे कर देगा और इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से संपर्क के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज भी होंगे और इसमें वन्य जीवों के लिए बिना रोक टोक आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा होगा। और साथ ही देहरादून में दत्त काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्य जीवों पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद भी करेगी। और इसके अलावा गणेशपुर देहरादून खंड में वाहनों को जंगली जानवरों से टक्कर से बचने के लिए जानवरों के लिए कई रास्ते बनाए गए और दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जल संचयन और 400 से अधिक पानी के रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था भी की जाएगी। और वहीं ओमिक्रॉन के देश में लगातार बढ़ते खतरे और बेंगलुरु में मिले 2 नए मरीज के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर उन सभी से सतर्क रहने को सलाह दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और ज्यादा कड़ाई से जांच भी करें। और राज्य सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए और इसके अलावा क्लस्टर पर भी नजर बनाए रखने को कहा गया और साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने और कोविड के सही व्यवहार का पालन करवाने को कहा गया। और इससे पहले बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले और इसके साथ ही महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई जगहों पर संदिग्ध ओमिक्रॉन के मरीज मिले और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुका है।
और दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में विदेश से आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इन सभी लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। और वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पिछले 2 दिनों में विदेश से आए 12 लोगों को एडमिट भी कराया गया है, जिसमें से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए और इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए ताकि वेरिएंट का पता लग सके। और वहीं बाकी 4 के सैंपल दोबारा टेस्ट के लिए भेजे गए। और आपको बता दें कि अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की गई और उन्होंने बताया कि हमारे पास कुल 12 मरीज हैं, जिसमें से 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव है और इनमें से 4 का पता आरटीपीसीआर से चला है, जबकि 4 आरएटी से पता चला है। जो मरीज है वो यूके से और फ्रांस, बेल्जियम और तंजानिया से हैं और ज्यादातर मरीज ठीक है, किसी तरह कोई उन्हें दिक्कत नहीं है और उन्हें आईसीयू या किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। और वहीं माइल्ड केस भी हैं और इन्हें स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से 4 दिसंबर यानी कि आज मेरठ से जनसंख्या पर कानून के लिए रथ यात्रा शुरू होगी, जो पूरे प्रदेश में निकलेगी। और इसके लिए शुभारंभ के लिए फाउंडेशन के संरक्षक तथा आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश मेरठ पहुंचेंगे और शुभारंभ भी करेंगे। और 5 रथ के साथ करीब 100 वाहनों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। हापुड़ रोड स्थित जगदम्बा हॉस्पिटल में पत्रकार वार्ता में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह नीलकंठ ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा अभिशाप है। बेरोजगारी, भुखमरी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा संकट बन रही है, जिस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। और उन्होंने बताया कि चुनावी दौर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है, जिसके लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हमारी एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की पूरे उत्तर प्रदेश की 66 जिलों में से रथ यात्रा जाने वाली है, जिसमें 5 रथ और हमारी 100 गाड़ियां साथ में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और हर जगह हमारी सभाएं होंगी और हमारे नाइट स्टे होंगे। एक दिन में हम 3 जिले कवर करेंगे, ताकि 28 दिसंबर को हमारा समापन अयोध्या जी में होगा, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से बस भर भर के जाएंगी और वहां जाके लगभग 50,000 लोगों का जमावड़ा होगा। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लागू करवाएं और इलेक्शन से पहले हमारे कानून लागू होना चाहिए, ऐसा हमारी मंशा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि हमारी एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की पूरे उत्तर प्रदेश की 66 जिलों में से रथ यात्रा जाने वाली है, जिसमें 5 रथ और हमारी 100 गाड़ियां साथ में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और हर जगह हमारी सभाएं होंगी और हमारे नाइट स्टे होंगे। एक दिन में हम 3 जिले कवर करेंगे, ताकि 28 दिसंबर को हमारा समापन अयोध्या जी में होगा, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से बस भर भर के जाएंगी और वहां जाके लगभग 50,000 लोगों का जमावड़ा होगा। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लागू करवाएं और इलेक्शन से पहले हमारे कानून लागू होना चाहिए, ऐसा हमारी मंशा। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा को गर्म कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। और उनके इस ट्वीट पर यूपी में कड़ी प्रतिक्रिया भी हुई और मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि यह चुनाव नहीं, आस्था का विषय है। और उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का काम चल रहा है और अब हमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे नहीं है, वहीं राजनीतिक टीकाकार से इसे बीजेपी का बड़ा राजनीतिक परिवर्तन मान रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था और उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा है, अब खत्म हो गया। और उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी अब किसे मुद्दा बनाएगी। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने उन कयासों पर विराम लगा दिया है और कोरोना वायरस के संक्रमण के समय फैली अवस्था और किसान आंदोलन ने प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया और इससे निपटने के लिए बीजेपी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
और इस वजह से उसने तीनों कृषि कानूनों को ही वापस लेने का फैसला किया। और इसके बाद भी जमीन पर बीजेपी के पक्ष में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी और इसके बाद उसने एक बार फिर मंदिर की रुख किया है। और बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जाति को हथियार बनाया था और उनसे गैर यादव और गैर जाटव जाति को जमकर टिकट देते और इसका उसे फायदा भी हुआ। और इस बार के चुनाव में और वहीं इस बार के चुनाव में यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां सपा और बसपा भी इस फॉर्मूले पर बढ़ती दिख रही और इससे बीजेपी को अपना खेल बिगड़ता दिखा। और इसके बाद उसने एक बार फिर मंदिर का रास्ता चुना है और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर का मुद्दा उछाला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बकरी सरकारी दफ्तर में घुस जाती है और कुछ देर बाद वो मुंह में कुछ कागज दबाए बाहर दौड़ लगा देती है। और कागजात शायद जरूरी रहे होंगे क्योंकि बकरी के पीछे सरकारी कर्मचारी भी दौड़ते हुए नजर आते हैं। और बकरी के मुंह में कागज दबाए भागने का 22 सेकंड का वीडियो कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक कार्यालय का बताया जा रहा है और इस वीडियो को 1 दिसंबर को ट्वीट कर शेयर किया गया था जो देखते ही देखते वायरल हो गया। और लोगों का कहना है कि काले रंग की बकरी जिन कागजों को लेकर भाग रही है वो चौबेपुर ब्लॉक कार्यालय के सरकारी दस्तावेज है जिन्हें छीनने के लिए कर्मचारी भी बकरी के पीछे भाग रहे हैं। और बहुत दूर तक सरकारी कर्मचारी को दौड़ाने के बाद बकरी कब्जे में आई लेकिन तब तक वो सरकारी कागज का कुछ हिस्सा चबा गई थी। और वहीं इसे लेकर अब वीडियो मनुलाल यादव ने भी सफाई दी और वीडियो ने कहा कि बकरी कार्यालय के पास एक कैंटीन से स्कैनर पेपर लेकर भाग गई थी और ना कि आधिकारिक दस्तावेज। और अब सवाल यह उठता है कि बकरी अगर स्क्रैप पेपर लेकर भागी तो वीडियो क्यों सफाई देते फिर रहे हैं।